हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल महासारदय टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? तो मेरे प्यारे साथी, आज का क्लास आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 लघुत्तरीय प्रश्न। क्या 20 लघुत्तरीय प्रश्न जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मेरे दोस्त, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम है 3 फरवरी 2024 को होने वाला है और काफी कम समय बचा हुआ है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 लघुत्तरीय प्रश्न जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि यदि आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए, यदि आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्या है? एमएस टीचिंग सेंटर। क्या? एमएस टीचिंग सेंटर, या इसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं। तो सबसे पहले हमें इसमें लिखना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तर दें, उसके बाद लिखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव, हेडिंग बना करके उसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे। इसी तरह से एग्जाम में हमेशा लिखना है कि क्या करना है कि हेडिंग एकदम बना करके ही लिखना है। तो इसमें लिखेंगे निचले वायुमंडल द्वारा, क्या? निचले वायुमंडल द्वारा परावर्तित विकिरणों द्वारा पृथ्वी के निकट के वायुमंडल को गर्म रखना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। क्या होता है कि फिर से इसको एक बार देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, निचले वायुमंडल द्वारा परावर्तित विकिरणों द्वारा पृथ्वी के निकट के वायुमंडल को, क्या? पृथ्वी के निकट के वायुमंडल को गर्म रखना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। उसके बाद अब इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव का आखिर उपयोग क्या है। तो इसके उपयोग को देखते हैं। क्या करते हैं? इसके उपयोग को देखते हैं। इसके उपयोग में है कि यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव की क्रिया ना हो, क्या? यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव की क्रिया ना हो तो पृथ्वी की सतह इतनी ठंडी हो जाएगी कि सभी जीवधारी मर जाएंगे। मतलब यहां समझिए कि यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव की क्रिया ना हो तो पृथ्वी की जो सतह है इतनी ज्यादा ठंड हो जाएगी कि सभी जीवधारी यहां मर जाएंगे। मतलब पृथ्वी पर जितने भी सजीव रहते हैं सभी का मृत्यु हो जाएगा। मतलब सिंपली कहें कि अतः यह प्रभाव जीवनदायक है। क्या? यह जो प्रभाव है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? जीवनदायक है। अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग पृथ्वी पर तापमान को संतुलित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है कि पृथ्वी पर जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव का जो उपयोग होता है तापमान को संतुलित करने में किया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट, क्या है कि पोलेरॉइड क्या है? क्या? पोलेरॉइड क्या है? इसके दो, यहाँ पे गुण नहीं होगा, क्या होगा? उपयोग। क्या? इसके दो उपयोग को लिखना है। क्या करना है कि इसके दो उपयोग को लिखना है। उसके बाद चलिए तो इसका हम इसी तरह से आंसर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग बना देंगे जिसके बारे में लिखने के लिए बोला जाए। तो यहाँ पे पोलेरॉइड है, तो यहाँ पे पोलेरॉइड हेडिंग बनाए। उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पोलेरॉइड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। मतलब पोलेरॉइड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चयनात्मक शोषण के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद क्या करना है कि इसके दो उपयोग को लिखना है। क्या करना है? दो उपयोग को लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उपयोग देकर के हेडिंग बना देंगे। क्या? उपयोग देकर के हेडिंग बना देंगे। उसके बाद इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पोलेरॉइड का उपयोग चश्मे में होता है। एक उपयोग लिखते हैं। उसके बाद दूसरा उपयोग लिखेंगे कि बाहर से आने वाले तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए रेलगाड़ी एवं हवाई जहाज की खिड़कियों में भी पोलेरॉइड लगाया जाता है। मतलब सिंपली देखें तो पोलेरॉइड का जो उपयोग होता है चश्मा में किया जाता है तथा रेलगाड़ी एवं हवाई जहाज के खिड़की में भी किया जाता है।
देख लिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फिजिक्स का। क्या है 3 नंबर का कि प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, मतलब प्रकाश के ध्रुवण से क्या समझते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे प्रकाश का ध्रुवण। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे कि प्रकाश का ध्रुवण है क्या, इसमें लिखेंगे कि सामान्यतः साधारण प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। क्या होता है कि साधारण जो समानतः साधारण प्रकाश जो होता है उसे क्या कहा जाता है, ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। उसके बाद साधारण प्रकाश के तरंग संचरण के लंबवत तल के कंपन को एक ही दिशा में सीमित करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है तथा इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। बस इतना आपको लिख देना है और इसमें 2 में से 2 नंबर जरूर मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 4 नंबर का मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि नाभिक से अल्फा बीटा कण के उत्सर्जन से तत्व के परमाणु की स्थिति आवर्त तालिका में कैसे बदलती है, लिखें। क्या करना है कि नाभिक से अल्फा और बीटा कण के उत्सर्जन से तत्व के परमाणु की स्थिति आवर्त तालिका में कैसे बदलती है, उसको क्या करना है, लिखना है। तो उसी तरह से यहाँ उत्तर दिए। उसके बाद लिखेंगे कि जब नाभिक से अल्फा कण निकलते हैं, क्या होता है कि जब नाभिक से अल्फा कण निकलता है तब तत्व का आवर्त सारणी में परमाणु संख्या, तत्व के आवर्त सारणी में जो परमाणु संख्या होता है वो 2 स्थान से क्या परमाणु संख्या 2 स्थान से तथा द्रव्यमान संख्या 4 स्थान से पीछे चला जाता है। क्या होता है कि परमाणु संख्या 2 स्थान से और द्रव्यमान संख्या 4 स्थान से पीछे चला जाता है। उसके बाद अगला जो इसमें क्या है बीटा कण के बारे में लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे जबकि नाभिक से बीटा कण निकलते हैं तब तत्व का आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 1 स्थान से बढ़ जाता है परंतु द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। इतना लिख देंगे। उसके बाद 5वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट और मोस्ट वीवीआई प्रश्न है 2024 एग्जाम के लिए। क्या है मेरे दोस्त, क्या है कि जेनर डायोड क्या है। क्या जेनर डायोड क्या है, तो इसमें उत्तर दिए। उसके बाद लिखेंगे कि जेनर डायोड क्या है। तो जेनर डायोड एक विशेष रूप से निर्मित पीएन संधि है। क्या है कि जेनर डायोड जो है एक विशेष रूप से निर्मित पीएन संधि है। क्या पीएन संधि है जो सूक्ष्म धारा को आगे की दिशा में बहने की अनुमति देता है। क्या करता है, जो सूक्ष्म धारा को आगे की दिशा में बहने की अनुमति देता है परंतु लेकिन वोल्टेज का मान इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है तो यह धारा को उल्टी दिशा में बहने की अनुमति देता है। उसके बाद क्या है कि जेनर डायोड, क्या इसके संकेत को निम्न चित्र के द्वारा दिखाया गया, मतलब जेनर डायोड जो होता है उसको निम्न चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब जेनर डायोड का जो होता है फिगर होता है, यही है इसका संकेत। चलिए इसका मतलब आप इतना लिख दीजिएगा कि जेनर डायोड में, तो आपका एकदम 2 में से 2 अंक जरूर आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न मेरे पास है मेरे दोस्त, क्या है कि OR गेट क्या है, इसके संकेत एवं ट्रुथ टेबल दें। OR गेट क्या है, इसके संकेत और ट्रुथ टेबल देना है। तो उसी तरह से यहाँ पे हेडिंग बना दिए OR गेट। उसके बाद इसमें लिखेंगे कि यदि एक भी इनपुट की उपस्थिति पर आउटपुट उपस्थित हो, क्या यदि एक भी इनपुट की उपस्थिति पर आउटपुट उपस्थित हो तो इसे OR ऑपरेशन कहा जाता है एवं इसके अनुसार कार्य करने वाला परिपथ OR गेट कहलाता है। इसका संकेत तथा ट्रुथ टेबल इस प्रकार है, यहाँ पे दर्शा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, OR गेट जो होगा उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे संकेत है, संकेत को इस तरह से बना देंगे और उसका ट्रुथ टेबल जो है यहाँ इस तरह से आप बना दीजिएगा, आपको 2 में से 2 अंक जरूर मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो 7 नंबर का है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। क्या है कि मॉडुलन को परिभाषित करें एवं इनके विभिन्न प्रकार को लिखें। क्या करें कि मॉडुलन को परिभाषित करना है एवं इसके विभिन्न प्रकार को भी लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, उसी तरह से उत्तर देंगे। फिर हेडिंग बनाएंगे, तो हेडिंग में क्या बनाना है, जो हमें लिखना है जिसके बारे में लिखने के लिए कहा जाए। तो यहाँ पे मॉडुलन को परिभाषित करें तो मॉडुलन हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे
अच्छा से लिखेंगे थोड़ा सा, क्या है कि मॉडुलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के किसी अभिलक्षण अथवा गुण को निम्न आवृत्ति की सरब तरंगों के तत्क्षणिक मान के अनुरूप बदला जाता है। इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या है, इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे। यहाँ पे बोला है कि इसके विभिन्न प्रकार को लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे थोड़ा सा, क्या है कि आयाम आवृत्ति अथवा कला में परिवर्तन के आधार पर मॉडुलन के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं कि आयाम प्रवृत्ति अथवा कला में परिवर्तन के आधार पे मेरे दोस्त मॉडुलन के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला जो होता है, क्या होता है? आयाम मॉडुलन। क्या पहला होता है? आयाम मॉडुलन, जिसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाता है। और दूसरा क्या है? दूसरा जो होता है आवृत्ति मॉडुलन, जिसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहा जाता है। और तीसरा जो है क्या है? तीसरा जो है कला मॉडुलन। इस तरह से हम लोग लिख देंगे और इतना आप लिखिएगा, आपको पूरा में से पूरा अंक जरूर मिलेगा। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई। क्या है कि सौर सेल को समझावे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, बैंक का प्रश्न है। क्या है? सौर सेल को समझावे। तो यहाँ पे हेडिंग बना दिए सौर सेल, उसके बाद इसमें लिखना है कि सौर सेल है क्या। तो इसमें लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही लिखना है। क्या करना है? शॉर्ट में, क्योंकि 2 नंबर वाला प्रश्न है। तो इसमें लिखेंगे कि सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब बिल्कुल ही आसान डिफिनेशन है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लिख देंगे कि यह यंत्र मतलब सौर सेल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट, आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त में बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे पास है 9 नंबर का दिया हुआ मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? क्या चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? उसी तरह से यहाँ पे हेडिंग बना दिए चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद लिखेंगे कि किसी चुंबक के एकांकी उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। क्या होता है कि किसी चुंबक के एकांकी उत्तरी ध्रुव पर, क्या एकांकी उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को ही चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इतना लिख दें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसलिए क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण बराबर होता है। चुंबकीय प्रेरण को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि चुंबकीय प्रेरण को जो होता है बी वेक्टर के द्वारा सूचित किया जाता है। और बी वेक्टर बराबर अर्थात चुंबकीय प्रेरण बराबर होता है एफ वेक्टर बटा एम होता है। क्या? एफ वेक्टर बटा एम। मतलब इसको आप लिख ही दीजिएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और लिखिएगा, क्या कीजिएगा पॉइंट। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एग्जाम में लिख करके आते हैं, बोलते हैं कि हम बहुत लिखें, लेकिन उनको कम नंबर आता है। कम नंबर इसलिए आता है कि आपका जो लिखने का तरीका है, मेथड है, वो सही नहीं होता। जैसे हम इसमें बता रहे हैं, आपको एग्जाम में उसी तरह से लिखना है। यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट बना करके लिख देंगे। क्या करेंगे, पॉइंट लिखें कि इसे बी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। क्या होता है कि इसे बी वेक्टर के द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब इस तरह से सूचित किया जाता है। उसके बाद क्या कि यह एक सदिश राशि है। क्या? यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। क्या? इसका एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। जिसे क्या कहा जाता है, टेस्ला भी कहा जाता है। क्या? जिसे टेस्ला कहा जाता है। मतलब इस प्रश्न में आप यदि इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा में से पूरा अंक जरूर मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। क्या? चुंबकीय प्रेरण। इतना इसका क्या करना है, डिफिनेशन लिखना है। उसके बाद इसका सूत्र लिख देना है। उसके बाद क्या है, इसको बता देना है कि यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। उसके बाद क्या करना है, इसका एसआई मात्रक लिख देना है। काफी है इतना 2 अंक के लिए। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है। क्या है, हमारे पास दिया गया है कि ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युत से क्या समझते हैं। तो ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युत से क्या समझते हैं, पहले लिखेंगे एक एक करके। पहले दिए ध्रुवीय परावैद्युत, तो इसमें लिखेंगे कि वैसा परावैद्युत जिसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश का केंद्र अलग अलग होते हैं। ध्यान से देखिएगा कि वैसा परावैद्युत जिसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश का जो केंद्र रहेगा ना अलग अलग रहेगा, उसे ही ध्रुवीय
परावैद्युत कहते हैं। क्या मतलब वैसा परावैद्युत जिसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश का केंद्र अलग अलग होते हैं उसे ध्रुवीय परावैद्युत कहा जाता है या कहलाता है। ऐसे परावैद्युत का अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। मतलब ध्रुवीय परावैद्युत जो होता है उसका अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। एग्जाम्पल में आपको दे देना है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हो जाएगा ध्रुवीय में CHL H2O इत्यादि। उसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट था क्या था कि अध्रुवीय परावैद्युत। क्या अध्रुवीय परावैद्युत, इसमें भी लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि वैसे परावैद्युत जिसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश का केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं। क्या होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पे समाप्त होते हैं। मतलब ध्रुवीय में क्या था कि धन आवेश तथा ऋण आवेश का जो केंद्र बिंदु था अलग अलग था, लेकिन अध्रुवीय में क्या रहेगा, एक ही बिंदु पर समाप्त होता है, तो उसे क्या कहेंगे, अध्रुवीय परावैद्युत कहा जाता है। ऐसे परावैद्युत का द्विध्रुव क्या होता है, शून्य होता है। मतलब इसका द्विध्रुव शून्य होता है। उदाहरण के लिए H2O2 CO2 इत्यादि। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि शक्ति गुणांक क्या है। क्या शक्ति गुणांक क्या है, तो यहाँ पे हेडिंग बना दिए शक्ति गुणांक। इसमें लिखेंगे कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ की अर्थार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति का अनुपात है। क्या है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है परिपथ की अर्थार्थ माध्य शक्ति, क्या फिर से यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि परिपथ का जो अर्थार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति का अनुपात है। इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला के द्वारा व्यक्त कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख देंगे कि शक्ति गुणांक बराबर हो जाएगा अर्थार्थ माध्य शक्ति और बटा में आभासी माध्य शक्ति। अनुपात का मतलब होता है बटा में लिख देना। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 12 नंबर का। क्या है कि बोर मैग्नेट्रॉन को परिभाषित कीजिए और इसका मान लिखें। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि बोर मैग्नेट्रॉन किसे कहा जाता है। लिखेंगे कि हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उससे संबद्ध चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। उसका क्या करना है, इसका मान लिखना है। तो इसका जो मान होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन का जो मान होता है 0.27 गुने 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है। इस प्रश्न से आप काफी परिचित होंगे क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। मतलब समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है उसमें दो प्लेट रहता है, प्रथम प्लेट और द्वितीय प्लेट। तब द्वितीय प्लेट का उसमें क्या काम रहता है, मतलब क्या जरूरत रहता है कि उसमें दो प्लेट लगाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र में दो धात्विक प्लेट होते हैं, ये तो हम जानते हैं, जिसमें एक को आवेश दिया जाता है। मतलब एक पहला जो प्लेट रहता है एक प्लेट को आवेश दिया जाता है और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, मतलब पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है। क्या होता है कि एक प्लेट को क्या आवेश दिया जाता है और दूसरा प्लेट को पृथ्वी से क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। क्या होती है कि जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। उसके बाद इसमें लिखना है, क्या लिखना है, उसके बाद लिख देना है कि अतः पहले प्लेट के विभव को कम करना अर्थात संधारित्र की धारिता को बढ़ाना ही दूसरे प्लेट का कार्य। मतलब आप इतना अच्छा से लिख दीजिएगा, आपको पूरा में से पूरा अंक जरूर मिलेगा। आप चाहते हैं तो इसका फिगर भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं भी बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र है, एक प्लेट में आवेश दिया गया है और दूसरा जो प्लेट है इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। क्या है, बहुत ही आसान है कि दो समान धन विद्युत आवेश के निकाय के बगल में, मतलब दो समान धन विद्युत आवेश के निकाय के बगल में विद्युत बल रेखाएं खींचना है। क्या करना है, विद्युत बल रेखाएं खींचना है, काफी इंपोर्टेंट है। इसको क्या करेंगे, इस तरह से दो धन विद्युत रेखाएं खींच देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है 15 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। क्या है
कि दो संधारित की धारिताएं, मतलब दो संधारित है और जिसकी धारिताएं क्या है, C1 एवं C2 है, इसके पार्श्वबद्ध मतलब कि समांतर क्रम एवं श्रेणी मतलब श्रेणीबद्ध मतलब श्रेणी क्रम परिपथ दर्शाइए। सिंपली यहाँ पे आप समझिए, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि दो संधारित दिया गया जिसकी धारिता C1 है और दूसरा का के C2 है, और इसको क्या करना, एगो को समांतर क्रम में जोड़ना है और एक बार क्या करना है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दो संधारित की जिसकी धारिताएं C1 एवं C2 है, इसके श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम परिपथ निम्नलिखित है। हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जब भी हम किसी को चीज को जोड़ते हैं तो इस तरह से जोड़ा जाता है। क्या, जैसे मान लिया यहाँ है, ये ऐसे है, उसके बाद इसको कनेक्ट किए, फिर इस तरह से ऐसे करके इसको श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ देते हैं। तो मतलब ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना 1 नंबर में, ये क्या श्रेणी क्रम में बना दीजिएगा, इसमें बैट्रिक वगैरह लगा करके। और समांतर क्रम में कैसे जोड़ाता है, समांतर क्रम में इस तरह से जोड़ेंगे, क्या समांतर होना चाहिए, ऐसे जोड़ें, उसके बाद ऐसे जोड़ें और इसी को मिला करके ऐसे बना दिया गया है। मतलब सीधा यहाँ ये जो फिगर है समांतर क्रम का, इस तरह से आप बना दीजिएगा, यही हो गया। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार हमारे एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों होता है, मतलब ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो परतदार क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में आप लोग जब देखेंगे उसमें एकदम परतदार टाइप के एकदम बहुत सारा होगा, तो उसी को बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें लिखना है कि ट्रांसफार्मर के लोहे के क्रोड में फ्लक्स परिवर्तन के कारण भाबर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है कि ट्रांसफार्मर के लोहा का जो क्रोड रहता है उसमें फ्लक्स परिवर्तन के कारण भाबर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण लोहे का जो क्रोड रहता है वो गर्म हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस हानि को कम करने के लिए क्रोड को, क्या यहाँ क्रोड हो जाएगा, क्या क्रोड को एक दूसरे से विद्युत रोधित लोहे की पट्टियों द्वारा परतदार बनाया जाता है। बस इतना इसमें लिख देना है। उसके बाद आप बहुत ही कम ही प्रश्न बचा है। क्या है, 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। तो यहाँ पे हेडिंग बना देंगे हम लोग कि चुंबकीय फ्लक्स, जिसे इंग्लिश में मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल ही आसान डिफिनेशन है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या हो, चुंबकीय फ्लक्स को लिख दें। उसके बाद लिखेंगे कि इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद इसका SI मात्रक बोला लिखने के लिए, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है वेबर होता है। क्या होता है, वेबर, इसे WB के द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार भी एग्जाम में पूछा गया है और क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। क्या है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। इस प्रकार इसमें लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के अनुसार क्या है कि किसी भी प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंगों की उत्पत्ति के लिए द्वितीयक स्रोत बन जाता है और अपने समीप के ईथर कणों को गति प्रदान करता है। द्वितीयक स्रोतों से उत्पन्न होने वाली तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से एक फिगर बना देना है। क्या करना है, इस तरह से एक फिगर बना देना है। उसके बाद क्या करना है, अगला प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कि चित्र में जो दिखाया गया है, चित्र में यस जो है प्राथमिक स्रोत है। क्या है, यहाँ पे जो यस दिखाया गया है, क्या है, यस जो है प्राथमिक स्रोत है। उसके बाद AB प्राथमिक तरंगाग्र है। AB जो है इसमें, AB यहाँ पे कहाँ है, AB जो है प्राथमिक तरंगाग्र है और A-B जो है द्वितीयक तरंगाग्र है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 19 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। क्या है कि फोटोन के गुणों को लिखें। क्या करना है कि फोटोन के गुणों को लिखना है। तो उत्तर दे देंगे, फोटोन के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। इस तरह से लिखना है, एक टॉपर ऐसा ही लिखता है। क्या होता है कि फोटोन के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। क्या 1 नंबर में नंबरिंग करके आपको लिखना है। क्या करेंगे कि फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं। उसके बाद विकिरण ऊर्जा
फोटोन, क्या यहाँ फोटोन हो जाएगा? फोटोन के रूप में होता है जो प्रकाश के वेग से गमन करती है। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा लिखेंगे फोटोन का गुण लिखेंगे, क्या है कि फोटोन का विवर्तन हो सकता है, मतलब फोटोन का जो है विवर्तन भी हो सकता है। चौथा गुण इसमें और एक गुण लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि फोटोन की ऊर्जा जिसे ई के द्वारा सूचित किया जाता है, ई बराबर होता है एच न्यू होता है, क्या इसे न्यू कहते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि फोटोन की ऊर्जा ई बराबर होता है एच न्यू होता है, क्या एच न्यू। इसको क्या पढ़ेंगे, न्यू पढ़ेंगे। जहां पे क्या है, जो यहाँ पे जो न्यू है आवृत्ति है, क्या न्यू आवृत्ति है, और एच जो है प्लांक नियतांक है, क्या प्लांक नियतांक है। उसके बाद लास्ट प्रश्न और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है मेरे दोस्त कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो धारा घनत्व यहाँ पे हेडिंग बनाए, उसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, मतलब किसी भी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित कुल, क्या प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहा जाता है। उसके बाद लिख देंगे फॉर्मूला इसका कि धारा घनत्व बराबर होता है I बटा ए होता है, क्या I बटा ए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और लिख देंगे, पॉइंट में आपको बार बार सजेस्ट करते हैं मेरे भाई कि आपको पॉइंट में लिखना है। क्या करेंगे, पॉइंट में लिख देंगे कि इसे जे द्वारा सूचित किया जाता है, क्या इसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा विद्युत धारा की दिशा की ओर होता है। उसके बाद क्या है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आप इतना लिख देते हैं, आपको 2 में से 2 अंक जरूर मिलेगा और एक भी अंक आपको आपका नहीं कटेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि आपको यदि इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए, क्या फ्री पीडीएफ नोट चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्या है, टेलीग्राम ग्रुप जो है MS टीचिंग सेंटर, या टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।